डाइंग वेल इन मॉडर्न साइंस। अब जो ऑर्थोडॉक्स जैन ट्रेडिशन है वो बेसिकली सेंट्रल एम्फेसिस किस पे देता है कि एक काम अवेयरनेस में आपको आपकी डेथ होनी चाहिए, जिससे कि आपका रीबर्थ जो होगा वो अच्छा होगा, फिर आपको इवेंचुअली लिबरेशन मिल जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन जो है वो भी ये ग्रैपल करती है कि डाई वेल करने का मतलब क्या है। तो वॉट इफ एनीथिंग माइट द जैन कम्युनिटी ऑफर, इस एंड ऑफ लाइफ डिसीजन मेकिंग में जैन कम्युनिटी क्या ऑफर कर सकती है। सिमिलरली कैसे कंटेम्प्रेरी जैन्स जो है वो कम्युनिटी मेडिकल कम्युनिटी के विद इन या बियॉन्ड एंड ऑफ लाइफ डिलेमास के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं दैट मे नॉट बी एड्रेस्ड बाय द हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ऑफ अ वॉलंटरी फास्ट इनटू डेथ। तो जो लिटिगेशन है संलेखना के अराउंड राजस्थान हाई कोर्ट में, इसने एक रेयर प्रैक्टिस को लाया है ऑफ द माइनॉरिटी जैन कम्युनिटी इनटू द पब्लिक स्पॉटलाइट। ये रेयर प्रैक्टिस है लेकिन, और बहुत ही छोटी, मतलब जैन कम्युनिटी इज वेरी स्मॉल इन नंबर, लेकिन उसको पब्लिक स्पॉटलाइट में लाया है। दूसरी तरफ जो केस है रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर एन इंडिविजुअल हैज द राइट टू ब्रिंग अबाउट देयर ओन डेथ। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो खुद की डेथ लेकर आ जाए, मतलब खुद को डेथ की तरफ लेकर जाए। दूसरी तरफ ये केस जो है वो ये बेसिकली इसमें नीड है कॉन्वर्जेशन की कि क्या डिफरेंट पर्सनल व्यूज है डाइंग वेल से रिलेटेड, जिसको मेडिसिन या लॉ अकेले आंसर नहीं कर सकता। रिफ्यूजिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट एंड एडवांस डायरेक्टिव। विटनी ब्रॉन जो है बायोएथिसिस्ट, उन्होंने जब ये इंडियन कोर्ट केस संलेखना को लेकर उन्होंने इसको जब स्टडी किया, एनालाइज करा कि इसको लीगली प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है। तो जो चॉइस है टू फास्ट एंड टू डेट, इसमें आती हैं दो डिसीजंस। द फर्स्ट कि आपको कोई भी एडिशनल ट्रीटमेंट जो अगर आप ले रहे होगे किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। दूसरा न्यूट्रिशनल वाटर को हटाना पड़ेगा, मतलब उसको भी आपको फोरगो करना पड़ेगा। इंडीड एटलीस्ट यूएस लॉ के अकॉर्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करना ये एक तरीके से रेस्ट ऑन फर्मली प्रेसिडेंट, नोटेबली द लैंडमार्क केसेस ऑफ कैरन क्विनलिन एंड नैन्सी क्रूजान। 1975 में क्या हुआ था, एक 21 ईयर ओल्ड कैरन क्विनलिन थी। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस वैसे कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, विच इज द फर्स्ट यूनिट कैसकेस का। उसकी शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस और शी स्टॉप्ड ब्रीदिंग एट अ पार्टी आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल, ठीक है, और शी वेंट इनटू अ कोमा, वो कोमा में चली गई और फिर वो एक वेजिटेटिव स्टेट में आ गई, जिस वजह से मतलब वेजिटेटिव स्टेट में आ गई क्योंकि वो एक इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हुआ था रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। क्विनलिन के पेरेंट को लगा कि जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये एक्सटर्नल या एक्सटर्नल मीन्स है बस उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्विनलिन जो है वो ऑलरेडी अब उससे कुछ नहीं हो सकता, वो एक परमानेंट कोमा पेशेंट बन गई है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसके लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाए। डॉक्टर्स ने रिफ्यूज करा कि ये होमिसाइड होगा, ये हिपोक्रेटिक ओथ का ब्रीच होगा, ये किलिंग होगा। तो उन्होंने क्विनलिन्स ने कोर्ट ऑर्डर के लिए फाइल किया कि वेंटिलेटर को हटा दिया जाए। अल्टीमेटली कोर्ट ने हेल्ड राइट टू प्राइवेसी होल्ड किया, जिस केस में ये पेशेंट का राइट है कि वो एक प्राइवेट डिसीजन बता सके अपनी खुद की लाइफ के फ्यूचर के बारे में। और ये जो था वाज ब्रॉड इनफ टू इंक्लूड क्विनलिन्स रिफ्यूजल ऑन द डॉटर्स बिहाफ, की अपनी डॉटर के बिहाफ में ये रिफ्यूजल करना कि उनको लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, और इसलिए ऑर्डर किया कि वेंटिलेटर को हटा दिया जाए। तो सबके सरप्राइज में क्विनलिन जो है वो वेंटिलेटर हटाने के बाद भी ब्रीथ करती रही, और उसके पेरेंट्स ने फिर उसके बाद उसकी फीडिंग ट्यूब हटाने की कोशिश नहीं की। शी सर्वाइव फॉर 9 more years तक शी सर्वाइव्ड, एंड फिर फाइनली रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से 1985 में क्विनलिन की डेथ हुई। एक और की लीगल डिसीजन था जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के रिफ्यूजल से रिलेटेड था, वो था नैन्सी क्रूजान के केस में। 1983 में नैन्सी क्रूजान की एज थी 25, और क्रूजान जो थी वो अपना कार का कंट्रोल लूज करने की वजह से शी जस्ट लॉस द कंट्रोल ऑफ हर कार। तो पैरामेडिक्स ने देखा कि वो अपने व्हीकल से बाहर गिर चुकी है, फेस डाउन जो है वो एक पानी के भरे हुए गड्ढे में है और वाइटल साइंस नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको कहीं ना कहीं बचा सके। 3 वीक्स कोमा में रहने के बाद क्रूजान को डायग्नोज किया गया था कि वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और उसको सर्जिकल फीडिंग ट्यूब में प्लेस कर दिया था। 1988 में क्रूजान के पेरेंट ने रिक्वेस्ट करा कि वो फीडिंग ट्यूब हटा दी जाए। फीडिंग ट्यूब बेसिकली है कि लिक्विड फॉर्म में खाने को थ्रू अ ट्यूब बॉडी में एंटर करा जाता है। तो फिजिशियंस ने रिफ्यूज कर दिया कि कोर्ट ऑर्डर के बिना वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूब रिमूवल मतलब क्रूजान की डेथ हो जाना। मिजूरी कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि क्रूजान की ट्यूब हटा दी जाए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट हटा सकते थे कि कोई भी मीनिंगफुल रिकवरी नहीं होगी। ऐसे चांस के बेसिस पे कि किसी भी तरीके से क्रूजान की रिकवरी नहीं हो सकती, इस चांस पे उन्होंने ट्यूब हटा दी। और नैन्सी ने इफेक्टिवली इंस्ट्रक्ट किया कि ऐसा विड्रॉल व्हेन शी टोल्ड अ फ्रेंड प्रायर टू द एक्सीडेंट दैट शी वुड नॉट वांट टू कंटिन्यू लिविंग इफ शी एवर हैड सीवियर इम्पेयरमेंट्स। तो नैन्सी ने ऐसी कंडीशन के पहले अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो वो नहीं रहना चाहेगी। इस केस को अपील करा, लेकिन मिजूरी सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के ट्रीटमेंट को, लाइफ सपोर्ट को नहीं विथड्रॉ कर सकती या रिफ्यूज कर सकती। क्रूजेंस जो थे वो यूएस सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपील करा, जिसने 5-4 की रूलिंग में ये रूल करा कि कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यू प्रोसेस क्लॉज ऑफ 14th अमेंडमेंट में रिफ्यूज कर सकते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स यानी कि जो इस स्टेबिलिटी में, इस स्टेट में नहीं है कि वो खुद से डिसीजन ले सके, जैसे नैन्सी, उनका डिसीजन जो है वो
sided with the Missouri court's requirement for a higher standard of evidence of a patient's previous wishes. तो क्रूजेंस ने एडिशनल एविडेंस इकट्ठा किया नैन्सी की प्रेफरेंस को लेकर कि अगर वो कभी ऐसी कुछ सपोर्ट में या मतलब लाइफ सस्टेनिंग सपोर्ट में रही फीडिंग ट्यूब में तो वो नहीं जीना चाहेंगी, और फिर सक्सेसफुली उन्होंने कोर्ट ऑर्डर को जीता और डॉटर का फीडिंग ट्यूब हट गया दिसंबर 1990 में. वो 2 वीक्स के बाद डेड हो गई. शी डाइड ऑलमोस्ट 8 years आफ्टर हर एक्सीडेंट. सो ओके, हर एक्सीडेंट वाज इन 1983. yes. तो क्रूजेन डिसीजन जो था वो इंस्ट्रूमेंटल था ये इस्टेब्लिश करने में कि क्या ज़रूरी है, मतलब क्या थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर सकती है किसी इनकॉम्पिटेंट पेशेंट, क्योंकि वो पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो खुद से कोई डिसीजन बना सके बिना क्लियर एविडेंस के कि पेशेंट की क्या विशेष हो रही होगी. स्टेट का इंटरेस्ट लाइफ को प्रिजर्व करने में वो इंडिविजुअल राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट को आउटवे कर जाता है. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने ये डिसीजन जनरेट किया कि इंक्रीज इंटरेस्ट इन लिविंग विल्स एंड अदर एडवांस डायरेक्टिव एंड मोटिवेटेड सपोर्ट फॉर पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट. पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट जिसको कांग्रेस ने 1990 में पास किया, जिसमें क्या ज़रूरी है कि हॉस्पिटल्स, हॉस्पिसेस, नर्सिंग फैसिलिटीज़ जो है वो एडमिशन के पहले ही या एडमिशन के टाइम पर ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो एडवांस डायरेक्टिव्स के बारे में या एडवांस ट्रीटमेंट्स के बारे में बता दें. यूनाइटेड स्टेट्स में आज एडवांस डायरेक्टिव्स एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए यानी इंक्लूड नेमिंग अ सरोगेट डिसीजन मेकर and opting for 1 or 2 important documents. The first is do not resuscitate DNR ऑर्डर जो कि एक फिजिशियन साइन करता है. ये एक डायरेक्ट मेडिकल ऑर्डर है इमरजेंसी पर्सनल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए कि उनको कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन नहीं परफॉर्म करना है, जिसे कहते हैं CPR, अगर एक पेशेंट अनकॉन्शियस है या उनका हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, तो उन्हें CPR परफॉर्म नहीं करना है. लेकिन इसमें अदर एंड ऑफ लाइफ इश्यूज के बारे में कुछ नहीं है कि कैसे लाइफ को खत्म किया जाए उस विषय. सेकेंड जो है वो है पॉल्स्ड फॉर्म, जो कि एड्रेस करता है लेफ्ट आउट द इश्यूज जो कि DNR में नहीं इंक्लूड करे गए थे. पॉल स्टैंड्स फॉर फिजिशियन ऑर्डर्स फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट. हाउएवर P जो है कैन रिफर टू एडनी मेडिकल प्रोफेशनल या केयर प्रोवाइडर, और कई बार पेशेंट प्रोफेशनल प्रेफरेंसेस या पैलिएटिव के लिए भी यूज करा जा सकता है. तो ऑफन प्रिंटेड ऑन ब्राइट पिंक पेपर, और इन सारे स्टेट में नहीं लेकिन लगभग बहुत सारे स्टेट्स में ये पॉस्ट फॉर्म अवेलेबल होता है. ये एक फिजिशियन साइन करता है पेशेंट के साथ कन्वर्जेशन के बाद. एक ऐसा पेशेंट जो है तो बहुत बुरी तरीके से इल है, वीक है या डेथ के बहुत पास है, बहुत ही ज़्यादा एल्डरली है. ये डॉक्यूमेंट एक फॉर्मल मेडिकल ऑर्डर है जो ऑफर करता है ग्रेट डिटेल कि एक पेशेंट जो कि CPR डिजायर करता है इन द इवेंट दे स्टॉप ब्रीदिंग और देयर हार्ट स्टॉप्स. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द कंडीशन जिसमें कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए या फिर जहाँ पर है वहीं पर उनको छोड़ दिया जाए या फिर लाइफ प्रोलॉन्गिंग इंटरवेंशन का यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए. पेन मैनेजमेंट के लिए उनके क्या डिजायर्स है, क्या उन्हें फीडिंग ट्यूब चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, ये सारी डिटेल्स एक पॉल्स्ड फॉर्म में इंक्लूडेड है. DNR या पॉल्स्ड फॉर्म के बिना एक हॉस्पिटल स्टाफ या इमरजेंसी टेक्नीशियंस जो है रिक्वायर्ड टू resuscitate someone who is not breathing or lacks a heartbeat and transport them to a hospital. They cannot stop these efforts without a medical order. मेडिकल ऑर्डर के बिना वो उनका ट्रीटमेंट करना बंद नहीं कर सकते, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा. एक रिलेटेड एडवांस डायरेक्टिव एफर्ट नोन एज 5 विशेस फ्लोरिडा 1996 में शुरू हुई. इसने क्या कोशिश करी कि लीगल, इमोशनल और स्पिरिचुअल विशेज ऑफ अ पेशेंट को सीधी तरीके से बता देना, सीधी भाषा में. जो पहले 2 विशेज हैं उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स या मेडिकल ऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं. जैसे पहला विश एक डेजिग्नेटेड डिसीजन मेकर इफ अ पेशेंट बिकम्स इनकैपेसिटेटेड, कि अगर मान लो पेशेंट एक ऐसी कंडीशन में आता है जहाँ वो खुद से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में नहीं रहता है, तो कोई एक पर्सन होगा जो उसके बिहाफ पे डिसीजन बनाएगा. दूसरी विश क्या है, ट्रीटमेंट अ पेशेंट वांट्स और डज नॉट वांट. एग्जाम्पल इफ अ पेशेंट इज फाउंड ब्रीदिंग, नॉट ब्रीदिंग, अगर एक पेशेंट को वैसी सिचुएशन में रहना है, नहीं रहना है, हॉस्पिटल जाना है, क्या विश उसकी होनी चाहिए. द रिमेनिंग 3 विशेज जो है वो एडिशनल पर्सनल डिजायर्स की बात करता है. विश 3 क्या है कि डिजायर्ड कंफर्ट लेवल थ्रू पेन मैनेजमेंट, बेदिंग, ग्रूमिंग, हॉस्पिस एक्सेट्रा, की पेन मैनेजमेंट और इसके थ्रू क्या आपका डिजायर्ड कंफर्ट लेवल है कि आपको बात किया जाए, नहीं किया जाए, ग्रूम किया जाए, नहीं किया जाए. विश 4 है डिजायर्स फॉर हाउ अदर्स शुड ट्रीट द पेशेंट, कि उसको घर पे रखा जाए या फिर कैसे मतलब पेशेंट को ट्रीट करा जाए. और विश 5 है कि लव्ड वंस को क्या पता होना चाहिए पेशेंट की फीलिंग, फॉरगिवनेस, अरेंजमेंट फॉर फ्यूनरल्स, इन सब चीज़ों के बारे में. अब देखते हैं कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट पे कंटेम्प्रेरी जैन व्यूज़ क्या है. तो मेजॉरिटी जैन मेडिकल प्रोफेशनल जो है जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या पर्सनल एंड ऑफ लाइफ केयर या ट्रीटमेंट आप चाहते हो, तो मेजॉरिटी ने बोला कि वो एक DNR चाहेंगे. कई ने बोला कि एक छोटी माइनॉरिटी ने ये भी बोला कि वो चाहेंगे कि डॉक्टर्स पूरी कोशिश करें उनको जब तक हो सही तब तक जिंदा रखने की. रिमाइंडर ने बोला उन्हें नहीं पता, और बाकियों ने बोला उन्होंने कभी सोचा नहीं, बाकियों ने किसी अदर चूज किया. तो जिन्होंने अदर चूज किया, वन पार्टिसिपेंट स्टेटेड दे प्रेफर डेथ विद समाधि, कि वो संलेखना से डेथ प्रेफर करते हैं.
एंड बाकी ने स्टेट किया यूज ऑफ डीएनआर वुड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन. हाफ ऑफ जैन मेडिकल प्रोफेशंस को ये लगा कि जैन कम्युनिटी एज अ होल जो है वो डेथ डाइंग वगैरह के बारे में ओपन है डिस्कशन करने में. सो ये बेसिकली अगेन इट्स जब एक और उनसे क्वेश्चन पूछा गया, डू यू इनकरेज योर पेरेंट्स फैमिली और फ्रेंड्स टू कंप्लीट अ लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव फॉर एंड लाइफ केयर. तो ये अगेन क्वेश्चन पूछा गया. ये जो रिस्पॉन्सेज है ये सजेस्ट करते हैं कि जैन मेडिकल प्रोफेशन जो है वो अक्वेंटेड है एथिकल डिलेमास के साथ, कि एक डिसीजन मेकिंग में क्या क्या डिलेमास इंक्लूडेड है, कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज इज कॉम्प्रोमाइज. प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट्स थे जिन्होंने ये डिजायर बताया, एबिलिटी टू फोरगो ट्रीटमेंट्स एट द एंड ऑफ लाइफ. हाउएवर डीएनआर एक एस्पेक्ट है लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट का. इसके अलावा लिविंग विल्स हैं, एडवांस डायरेक्टिव्स हैं जिसको क्रिटिसाइज भी किया गया है या वो बहुत वेग है, क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, क्योंकि उनमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है थर्ड पार्टी डिसीजन मेकर्स के लिए. और जब सस्टेनिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स जो है जब उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड ऑफ लाइफ में, तो सर्वे पार्टिसिपेंट्स जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर बताते हैं. लार्जेस्ट परसेंटेज जो है वो एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट कर लेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत कम है जो एक्सेप्ट कर लेंगे डायलिसिस वगैरह. तो यहाँ पर उसका पूरा एक रिकॉर्ड हमें दिया हुआ है जो हम देख सकते हैं क्या क्या उनके आंसर्स दिए. तो जो क्विनलिन, so this is of course does not have anything to be understood या something, this is just to be read, fact based है. क्विनलिन और क्रूजान केसेस ने एस्टैब्लिश किया है कि पेशेंट्स जो है वो फोरगो कर सकते हैं लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, और थर्ड पार्टी सरोगेट्स जो है वो रिफ्यूज कर सकते हैं केयर जब तक वो एक लिविंग विल प्रोड्यूस कर ले या कोई एडवांस डायरेक्टिव प्रोड्यूस कर ले या कन्विंस कर ले कि पेशेंट की विशेस क्या थी, उसके एविडेंस प्रोड्यूस कर दे कि पेशेंट क्या चाहता था इनकैपेसिटेटेड होने से पहले पेशेंट की विशेस क्या थी. क्लिनिकल सेटिंग में डिसीजन मेकिंग जो हायरार्की है वो पेशेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है. आइडियली वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के थ्रू होता है या फिर एक डिटेल्ड एडवांस डायरेक्टिव के पहले ही, उस सिचुएशन के आने के पहले ही हो जाता है. एंड फॉर दोज हु लैक कैपेसिटी, अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हायरार्की है डिसीजन मेकिंग की वो फिर सरोगेट डिसीजन मेकर के ऊपर आ जाती है. जैसे कि नैन्सी के केस में उसके पेरेंट्स, वो नॉलेज अगर एब्सेंट है तो फिजिशियन या फैमिली मेंबर्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं सब्सिट्यूटरी जजमेंट्स यूजिंग द बेस्ट इंटरेस्ट स्टैंडर्ड फॉर दी. तो फिजिशियंस भी या फैमिली मेंबर्स भी पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए कर सकते हैं. यूथनेशिया और फिजिशियन एड इन डाइंग, जो ग्रीक टर्म है, जो यूथनेशिया है वो ग्रीक यू एंड थैनेटोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है गुड हैप्पी इजी डेथ. बहुत सारी टाइप्स ऑफ डेथ के जैसे देखते हुए अगर हम जो डेंट ट्रेडिशन में डिस्कस किए, गुड डेथ जो यूथनेशिया की है वो एक्टिव हो सकती है, पैसिव हो सकती है, वॉलंटरी हो सकती है, इनवॉलंटरी हो सकती है. पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट एक्शन है टिपिकली, कि हम एक केयर को, विथ होल्डिंग केयर को रिमूव करते रादर देन डायरेक्ट एक्शन. जैसे कि वॉलंटरी पैसिव यूथनेशिया जो है उसका एक एग्जांपल क्या है कि जब एक कॉम्पिटेंट पेशेंट है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, कॉम्पिटेंट मतलब वो अपनी उतनी एबिलिटी में है, कैपेसिटी में है टू मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, ऑन हर और हिज ओन, और वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म मतलब कि उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर है, अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सिक्वेंसेज की, तो एंड ट्रीटमेंट या ऑल द रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज की, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करेगी. कैपेसिटी ये रिफ्यूज करने की कि उसे लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए. जैसे हो सकता है कि वो फूड फ्लूइड्स देना बना कर दे, जैसे कि क्विनलिन या क्रूजान केसेस में. व्हाट इज मॉरली एंड लीगली सेलिएंट, मतलब मॉरली और लीगली क्या सेलिएंट है पैसिव वॉलंटरी पैसिव यूथनेशिया में, कि ये पेशेंट की एक्ट ऑफ ओमिशन बताता है. एक्ट ऑफ ओमिशन मतलब एक रिमूवल का एक्ट, जिसमें एक एडिशनल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर दिया जाता है और अलाउ कर दिया जाता है कि जो डिजीज है वो अपना नेचुरल कोर्स ले, नेचुरली लेके वो अपने आप रादर देन डायरेक्ट एक्ट ऑफ फॉर्मेशन इन विच द एक्ट इटसेल्फ कॉजेज डेथ. तो वो एक्ट की वजह से डेथ नहीं हो रही है, डेथ तो डिजीज की वजह से हो रही है, लेकिन बस उसने डेथ को उस डिजीज के लिए ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया. इनवॉलंटरी पैसिव यूथनेशिया क्या होता है दूसरी तरफ, कि ये तब होता है जब एक फिजिशियन जो है वो ट्रीटमेंट हटा देता है पेशेंट की रिक्वेस्ट के बिना या कंसेंट के बिना. मतलब एक डायलिसिस मशीन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी एक ऐसे पेशेंट के लिए जिसके पास जैसे किडनी डिजीज है. एडवांस डायरेक्टिव है जैसे कि डीएनआर, पॉल्स फॉर्म्स, ये जो है वो पेशेंट की विशेष को पहले ही क्लैरिफाई कर देते हैं, और प्रिसाइसली ऐसे ही समय के लिए जब जो सरोगेट डिसीजन मेकर्स है, केयर स्टाफ है, वो बेसिकली रिलाई कर सकते हैं गाइड द मेंटेनिंग स्टॉपेज और विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट. इसके बाद पैसिव यूथनेशिया के बाद आता है एक्टिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया मतलब एक डायरेक्ट एक्शन जो कि पेशेंट की डेथ को, देखिए पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि सीधा सीधा पेशेंट की डेथ नहीं होती है, बस आप जो एडिशनल सपोर्ट उसको दे रहे हो वो बंद कर देते हो, फिर अपने आप वेट करते हो, जैसे कि हमने क्रूजैन वगैरह के केस में किया था या क्विनलिन के केस में किया था कि एडिशनल सपोर्ट हटा दिया गया तो वो अपने नेचुरल कोर्स में वो चलता रहा. एक्टिव यूथनेशिया मतलब कि जेंटल डेथ या उसे मर्सी किलिंग भी कही जाती है. वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया जैसे वीए कहते हैं क्या होता है कि एक फिजिशियन जो है वो डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर एक्ट करे जिसने रिक्वेस्ट करा है, जैसे कि डायरेक्टली उन एक ऐसा लीथल डोज कोई मेडिकेशन ऐसा दे जिससे कि पेशेंट अपने आप मर जाए, जो पेशेंट और नहीं जीना चाहता तो उसको एडिशनली कुछ इंजेक्ट करा जाए. ये फॉर्म ऑफ यूथनेशिया जो है ये इसको पब्लिक आई में लाया था जैक केवोर्कियन, मिशिगन बेस्ड पैथोलॉजिस्ट के केस में, जिसने क्लेम किया था कि उसने लगभग 100 से ज्यादा पेशेंट्स की हेल्प करी थी अपनी लाइफ को एंड करने में. तो मेजोरिटी केसेस में केवोर्कियन जो थे उसने एक मशीन का यूज किया था जो उसने बिल्ड किया था पेशेंट के लिए, जिसमें पेशेंट जैसे एक बटन को प्रेस करेगा वो प्रेस करते ही एक लीथल ड्रग, एक मार देने वाली ड्रग जो है वो
बेसिकली पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगी और 10 पेशेंट को हेल्प करेगा खुद की लाइफ को एंड करने में। क्योंकि मिशिगन में कोई लॉज नहीं थे असिस्टेड डेथ के अगेंस्ट, तो इसीलिए केवोर्कियन को किसी भी तरीके से चार्ज नहीं कर पाए वो इनलीगल रॉन्ग डूइंग के लिए, क्योंकि मिशिगन में ऐसे कोई लॉज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हाउएवर 1988 में केवोर्कियन ने एक वीडियो रिलीज करा जिसमें उसने he removed the artifice of the machine and directly administered the lethal injection to Thomas Yu, कि उसने वो मशीन को हटा के अपने आप खुद से ही थॉमस यू को इंजेक्शन दे दिया, एक 52-year-old मैन जो अपने लू गेरिक डिसीज के फाइनल स्टेजेस में था। अब ये वीडियो क्या दिखाता है कि यूग जो है वो अपना इन्फॉर्म्ड कंसेंट देता है, वो पूरे कंसेंट देता है कि यस उसको ये कर दिया जाए, और केवोर्कियन जो है वो उसको कुछ इंजेक्शन देता है जो फटाफट यूग के हार्ट को स्टॉप कर देता है। इस एक्ट के साथ केवोर्कियन ने ऑलरेडी एक लीगल लाइन को क्रॉस कर दिया था, बिटवीन एड इन डाइंग एंड परसीव्ड किलिंग। एक है कि आप असिस्टेड डाइंग करो, दूसरी तरफ है कि आप एक्चुअली में किल कर रहे हो। तो फिर उसको सेकंड डिग्री मर्डर के साथ कन्विक्ट किया था 1999 में, और फिर सब्सिक्वेंटली उसने 8 साल तक अपना सेंटेंस सर्व किया प्रिजन में। इनवॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? जब एक फेटल एक्शन इंटेंशनली लिया जाता है पेशेंट की रिक्वेस्ट या कंसेंट के बिना। इसका कॉमन एग्जांपल है काइंड ऑफ डेथ, जब एक वेटेरिनेरियन जो है वो यूथनाइज कर देता है कंपेनियन पेट को विदाउट दैट एनिमल्स वॉलंटरी पार्टिसिपेशन और कंसेंट इन द डिसीजन। कि एनिमल पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका डिसीजन नहीं लेता, उसका कंसेंट नहीं लेता, लेकिन उसको इनवॉलंटरीली एक्टिव यूथनेशिया के साथ मार देता है। फिजिशियन एड इन डाइंग, PAD, जिसको फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड भी बोलते हैं, ये पूरी तरीके से एक यूथनेशिया के कंटेक्स्ट में फिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड होता है? एक फिजिशियन मेकिंग लीथल मीन्स अवेलेबल, कि फिजिशियन जो है वो पेशेंट को कुछ दे रहा है कि पेशेंट खुद से एडमिनिस्टर कर ले जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। तो इसको किसी ने पैसिव असिस्टेड डेथ भी बोला है, क्योंकि फिजिशियन जो है वो एक्टिवली इंगेज नहीं हो रहा है, वो पेशेंट के ऊपर छोड़ रहा है। जैसे कि केवोर्कियन की मशीन जो थी, केवोर्कियन की जो मशीन जो थी, तो इसमें पेशेंट को खुद को ही बटन दबाना है, इसमें फिजिशियन ने हेल्प करी है लेकिन उसका डायरेक्ट रोल नहीं था। डाइंग वेल एज एन ऑन गोइंग मॉरल एंड लीगल डिबेट, जो भी लिविंग बीइंग है वो डेथ तो उसकी होगी ही होगी, लेकिन स्पेकुलेशंस बायोएथिक्स का और जजेस का क्या है, ऐसे सिचुएशन से आता है जिसमें कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है कि कंसिडरेबल कंसेंसस के बावजूद ऑटोनॉमी की वैल्यू कितनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस की वैल्यू कितनी है, कि इंडिविजुअल खुद से अपनी एंड ऑफ लाइफ डिसीजन बना सके। तो बहुत कम अग्रीमेंट है, या कल्चर्स में भी, या बियॉन्ड कल्चर्स, अक्रॉस कल्चर्स, विद इन कल्चर्स, लीगली मॉरली, कि क्या एक्सेप्टेड वेज है जिसमें इंडिविजुअल्स अपनी खुद की लाइफ जो है वो खत्म कर सकते हैं। उसी टाइम पे ऑनगोइंग एडवांसमेंट है लाइफ सस्टेनिंग टेक्नोलॉजीज का, ट्रीटमेंट्स का, जो क्या कन्फ्रंट करता है अस विद लॉन्गर लाइफ्स, कि ऐसी लाइफ सस्टेनिंग टेक्नोलॉजीज है जो हमें लॉन्गर लाइफ का चांस दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, और वो हमारी एबिलिटी टू डाई को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद डिजायर्स एंड वैल्यूज। एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो जिनके पास ये लॉज है जो परमिट करते हैं वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया को एज ए लीगली एक्सेप्टेबल मोड ऑफ डाइंग। ठीक है, उनके लिए जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि कोई बहुत अनबेरेबल पेन या सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, उनके लिए अलाउ कर दे कि यू कैन डाई विथ योर ओन विशेस। 2022 में तक देखा जाए तो ये कंट्रीज में थी बेल्जियम, कोलंबिया, जापान, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने सबसे ज़्यादा परमिसिव लॉज है असिस्टेड डेथ के लिए, जो कि 1986 में रूल हुआ था कि साइकिक सफरिंग, उसको भी यूथनेशिया में क्राइटेरिया की जैसे इंक्लूड कर रहे कि इतनी अनबेरेबल सफरिंग हो रही है कि वो पर्सन और अब नहीं जीना चाहता, जिसमें डेथ्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद मेंटल इलनेस और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। 2014 में बेल्जियम ने अपना यूथनेशिया को एक्सपैंड किया था, ऐसे मतलब स्टेट्यूट पे एक्सपैंड किया था कि वो ऐसे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर ले जो कि अनबेरेबल सफरिंग से गुजर रहे थे, कि वो सफर नहीं कर पा रहे, मतलब वो इतना सफर करे कि वो बेयर नहीं कर पा रहे। 2016-2017 में 3 बेल्जियम चिल्ड्रन जो थे उनको यूथनाइज कर दिया गया, जिसमें उनकी खुद की रिटर्न रिक्वेस्ट थी और उनका एक साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन था। एक 17-year-old जिसको एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी, एक 11-year-old जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस था, और एक 9-year-old जिसको एक ब्रेन ट्यूमर था। तो ये सारी इन केसेस में जो बच्चा, जो चाइल्ड है, वो सफर नहीं कर पा रहा है, उसको इतना पेन हो रहा है। बाकी सारी कंट्रीज में इलीगल है कि फिजिशियन जो है वो डायरेक्टली एक लीथल डोज एडमिनिस्टर करे मेडिकेशन के लिए पेशेंट को, जिसने एक कॉम्पिटेंट पेशेंट को जिसने खुद से रिक्वेस्ट किया है। जैसे कि केवोर्कियन केस में ऐसा एक्ट जो है वो मर्डर माना जाएगा, कि पेशेंट खुद नहीं कर सकता, असिस्ट कर सकता है, लेकिन जो फिजिशियन है वो खुद नहीं कर सकता, फिजिशियन असिस्ट कर सकता है, और व्हेन इट इज मर्डर, इवन दो द सेम एक्ट जब कंपेनियन एनिमल्स को किया जाए तो वो फिर मर्सीफुल डेथ माना जाता है, लेकिन जब वो ह्यूमंस को किया जाता है वो मर्डर ट्रीट किया जाता है। अब यूथनेशिया में को लेकर जैन व्यूज क्या है? तो जैसे कि चैप्टर नो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट, जैनिज्म जो है वो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ मर्सी किलिंग को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो
यूथनेशिया के जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है ऑर्थोडॉक्स चेन सिस्टम में वो दो फोल्ड है। पहला, एक अगर परफॉर्म कर रहा है या परफॉर्म करवा रहा है या ऐसे परफॉर्मेंस को अप्रूव कर रहा है जिससे डेथ आएगी, वो नेगेटिव कर्मा को बर्थ देगा, जिसमें कि उनका खुद का पार्ट टूवर्ड्स लिबरेशन जो है वो बेसिकली रुक जाएगा। और दूसरा, अगर वो इंटरफेयर करेंगे इन द पाथ ऑफ अदर लिविंग बीइंग, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, वो इज कंसिडर्ड टू डिजर्व द अपॉर्चुनिटी टू वर्क थ्रू देयर कार्मिक बर्डन इन देयर ओन वे एंड टाइम। तो ये भी गलत है कि कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे जैन पर्सपेक्टिव से, ये मे बी कैलस या क्रूअल कुछ लोगों को लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे जेन्स जो है वो एक्टिव यूथनेशिया, चाहे वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो, एनिमल को हो पर्सन को हो, वो एज अ कॉस्ट ऑफ हार्म देखते हैं कि आप किसी पर्सन के एग्जिस्टेंस को हार्म पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज द सर्वे डन, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्टन फॉर्म्स ऑफ पैलिएटिव केयर यानी कि पेन रिलीफ ट्रीटमेंट जो कि लाइफ को शॉर्टन कर सकती है, अदर साइड, डू यू फील दैट सच पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स आर एक्सेप्टेबल इफ दे शॉर्टन लाइफ? तो क्या बोलते हैं कि क्या ऐसे पैलिएटिव केयर मतलब कि जो आपके पेन को कम करे, भले ही उसके साइड इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि आपकी रेस्पिरेशन कम हो जाए, लाइफ स्पैन कम हो जाए, तो जेन्स बोलते हैं कि एक्सेप्टेबल है। ये अगेन दिस इज अनदर सर्वे जो आप गो थ्रू कर सकते हो। टेक्सचुअल जेन पॉइंट ऑफ व्यू से अनवाइज डेथ यूथनेशिया जो है वो more likely to prevent one's dying than well to enable it, कि however not all Jain medical professionals in our survey agreed with this view। जब वो उनसे VAE के बारे में पूछा गया, वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया, तो बहुत कम ने अग्री किया, बहुत कम ने डिसएग्री किया। अब देखते हैं कि फिजिशियन एड इन डाइंग, फिजिशियन असिस्टेड डाइंग का जैन व्यूज क्या है, कंटेम्प्रेरी जैन व्यूज क्या है। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने PAD को लीगलाइज कर दिया है देन यूथनेशिया को लीगलाइज नहीं किया लेकिन PAD को कर दिया है। वर्ल्ड वाइड एज ऑफ 2023 PAD को परमिट करा है अंडर सर्टन कंडीशंस इन बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, जर्मनी, जापान, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ स्टेट्स में, US के कुछ स्टेट्स में। तो VAE की बात अगर हम करी जाए तो ये डिसएग्री करता है ऑन whom these laws should apply to, कि एडवोकेट्स क्या डिसएग्री करते हैं कि किन के ऊपर ये लॉज अप्लाई करने चाहिए। जैसे कनाडा में लेजिस्लेशन जो है वो डिबेटेबल है अभी, जो कि PAD सिर्फ पेशेंट्स के लिए होना चाहिए जिनको कोई मेंटल इलनेस है और कोई भी फिजिकल मैलिडी नहीं है, सिर्फ कोई मेंटल इलनेस है। यूनाइटेड स्टेट्स में PAD जो है वो लीगल नहीं है फेडरल लेवल पे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट इसके लिए बढ़ते जा रहा है और कई स्टेट्स ने सक्सेसफुली डेथ विथ डिग्निटी को इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें PAD को परमिट करा है कुछ सर्टन गाइडलाइंस में। जैसे 2020 में कैलिफोर्निया, कोलोराडो, हवाई वगैरह ये जो स्टेट्स हैं ये इसके साथ अग्री करते हैं। PAD के अपोनेंट्स भी है यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि कैथोलिक चर्च और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ डिसेबिलिटी राइट ग्रुप्स, कुछ मेडिकल एथिसिस्ट और जो कि कंसर्न्स रेज करते हैं कि असिस्टेड डाइंग के क्या इनिशिएटेड जो उससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या होंगे। इनमें से चीफ जो है वो इश्यूज है इज द कंटेंशन दैट PAD इज नॉट अ ट्रूली ऑटोनॉमस एक्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ अ फिजिशियन एंड फार्मेसी। की फिजिशियन असिस्टेड डाइंग जो है वो पूरी तरीके से ऑटोनॉमस नहीं है, क्योंकि इसमें एक फिजिशियन की हेल्प की जरूरत है किसी और की डेथ कॉज करने में, और इसी वजह से ये ह्यूमन लाइफ की चीपनिंग या खराब करने के लिए यूज होता है कि सोशल लेवल पे, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमस नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, इसमें फिजिशियन का असिस्टेंस हो रहा है। क्रिटिक्स जो है वो PAD को एज अ स्लिपरी स्लोप भी देखते हैं, कि यूथनेशिया सैंक्शन करने के लिए कि जो सिर्फ अकेले हैं, डिप्रेस्ड है, मेंटल इलनेस, फिजिकल डिसेबिलिटी, एल्डरली, होमलेस, कोई भी जो अनडिजायरेबल यूजलेस से लगते हैं उनके लिए ये PAD हो जाएगा। तो एडवोकेट्स इंसिस्ट करते हैं कि जो सच में ट्रूली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, अनबेरेबल सफरिंग है जिनकी, वो ही एवेन्यू परस्यू करे, और ये तभी वर्थ कंसिडरिंग है वेदर अ पर्सन हु फेल्स टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, कि जिसका क्लियर हो चुका है कि वो पर्सन अब एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं ले पाएगा, पेन बेयर नहीं कर पाएगा, तभी वो ये अवेलेबल उसके लिए असिस्टेड डाइंग अवेलेबल होना चाहिए, rather than the creative challenge and therapeutic interventions involved in coping and thriving with non-normative experiences that are not acknowledged or welcomed in media and society। Finally, critics argue करते हैं कि PAD जो है वो फिजिशियन के ओथ के साथ ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है, डू नो हार्म, क्योंकि ये उनको बोलती है कि वो एक्टिवली लाइफ को एंड कर सके। 1994 ऑरेगन डेथ विद डिग्निटी एक्ट ने एक मॉडल सर्व किया था बहुत सारे स्टेट्स और कंट्रीज के लिए, अटेम्प्टिंग टू एड्रेस दीज कंसर्न्स, क्या परमिट करते हुए कि फिजिशियंस या इंस्टीट्यूशंस ये अपना पार्टिसिपेशन रिफ्यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ अलाउ करें 18 ईयर्स एंड प्लस के अडल्ट्स को जो टर्मिनल डायग्नोसिस के साथ, जो कि ऑफ लेस देन 6 months एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी टू इनिशिएट PAD, कि जिनकी 6 महीने से भी कम लाइफ बची है, एंड प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स एन ओरल एंड रिटन लेटर रिक्वेस्ट फ्रॉम पेशेंट, 2 फिजिशियंस का इवेल्युएशन, और पेशेंट को रेफर करना एक साइकियाट्रिस्ट को, काउंसिल को, कोई सर्विसेज अगर उसको जरूरत हो तो एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड, रिक्वेस्ट और राइटिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बीच में।
ये एक वेटिंग पीरियड जरूरी है कि उसने कब रिक्वेस्ट किया, उसके बाद एक सर्टन पीरियड के बाद ही वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है और उसके बाद ये होगा। तो ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस 1994 के ऑरेगन डेथ डिग्निटी एक्ट ने सर्व करी। स्टिल कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी परसिस्ट, एडवोकेट्स नोट इश्यूज ऑफ एक्सेस, क्या क्या इश्यूज हैं इसको लेकर। एक स्टेट भले पीएडी को लीगलाइज भी कर देती है, लेकिन डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की, इंस्टीट्यूशंस की एबिलिटी है या उनके पास ये चॉइस है कि वो इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये पीएडी को मेक्स द राइट टू पीएडी एन एम्प्टी वन, कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स तो फिर कर ही नहीं सकते, अपना राइट ही बेसिकली वो नहीं फॉलो कर सकते, एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोचेला वैली रीजन में जैसे कि 3 ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स ने ऑप्ट आउट कर लिया, जिसने पेशेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट बना दिया कि वो कैसे ऐसे डॉक्टर को ढूंढ सके, ऐसे फिजिशियन को ढूंढ सके जो कि उनका ये हेल्प कर सके असिस्टेड डाइंग में। एडिशनली फेडरल फंड्स को यूज नहीं कर सकते पीएडी के लिए, तो पेशेंट्स जो मेडिकेयर पे हैं या पेशेंट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स से अपना रिसोर्सेज ले रहे हैं, वो इन कॉस्ट को कवर नहीं कर सकते। अपोनेंट्स जो है वो एग्जांपल्स ऑफ अब्यूज बताते हैं कि कैसे 2008 में एक स्टडी ने बताया कि 6 में से 1 पेशेंट्स जिसको प्रिस्क्रिप्शंस मिले फॉर लीथल मेडिकेशन वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड था, उसको प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो डिप्रेस्ड था। जैन मेडिकल प्रोफेशंस जो है हमारे सर्वे में, उन्होंने बहुत सारे ओपिनियंस पीएडी को लेकर दिए, यू कैन सी द सर्वे। संलेखना एंड यूएस पॉलिसी, पीएडी वर्सेस वीआरएफएफ एंड टर्मिनल सेडेशन। जो जैन प्रैक्टिस है संलेखना की, ये एड इन डाइंग की कैटेगरी में फिट नहीं होती है, भले ही थोड़ा सिमिलैरिटी है, ऑटोनॉमी है, डिटेल्ड रेगुलेशंस है ताकि वो प्रॉपरली प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ग्रेजुअल रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट, कि धीरे धीरे करके एक एक चीज़ जो है ओमिट की जाती है, पहले सॉलिड फूड, फिर लिक्विड और फिर वाटर भी नहीं। तो संलेखना जो है वो एक तरीके से वॉलंटरी पैसिव यूथनेशिया के फॉर्म में आ सकती है, जिसमें एक पर्सन को अलाउड टू डाई किया जाता है। दिलीप बोबरा जो है उनकी ब्रीफ एनालिसिस में ऑफ जैन बायोथिक्स, वो लिखते हैं कि जैनिज्म जो है वो कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की, और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड एंड डेथ विद डिग्निटी बाय वॉलंटरी मेकिंग द डिसीजन टू प्लान संलेखना। तो वो कंटिन्यू करते हैं कि ये बहुत सिमिलर है नॉन रिटन डायरेक्टिव से, कि फिजिशियन के ओपिनियन के बाद कोई पॉसिबल ऑप्शंस नहीं है ट्रीटमेंट के, तो विदाउट राइटिंग ये कर दिया जाए। ये कंपैरिजन जो है opens an especially rich arena for Jains to engage with end of life practices and policy in India, the United States and other diaspora countries that limit legal options for voluntary euthanasia। अगर हम देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में एज अ केस स्टडी सिर्फ 2 मोड्स ऑफ वॉलंटरी यूथनेशिया लीगल है फेडरल लेवल पे। पहला फॉर्म है वॉलंटरी रिफ्यूजल ऑफ फूड एंड फ्लूइड, जिसे वीआरएफएफ कहते हैं, या फिर वॉलंटरी स्टॉपिंग ऑफ ईटिंग फूड्स एंड ड्रिंकिंग, वीएसईडी। सेकेंड जो है वो टर्मिनल सेडेशन है। यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीएडी को लीगलाइज नहीं करना चाह रहा है, इन पार्ट क्योंकि वीआरएफएफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एज एन ऑल्टरनेटिव। कोर्ट के अकॉर्डिंग वीआरएफएफ जो है वो प्रेफरेबल लीगल ऑल्टरनेटिव है पीएडी के लिए, और ये ऑलरेडी एनश्राइंड है लॉ में, तो पेशेंट जो है वो इसी को प्रैक्टिस करे टू रिफ्यूज और विथड्रॉ ट्रीटमेंट। एक इन्फ्लुएंशियल स्टडी जो की गई थी ऑरेगन हॉस्पिस नर्सेस ने, जो पेशेंट के लिए केयर करते थे, जो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्होंने वीआरएफएफ लिया, मेजॉरिटी नर्सेस ने ये रेट किया कि उनकी पेशेंट्स की डेथ वाज अ गुड डेथ, स्केल की हेल्प से उन्होंने बताया। While only a small minority describe the patients as bad death, VRFF के थ्रू ज़्यादातर पेशेंट्स को एक गुड डेथ हुई है। ऐसी स्टडी सजेस्ट करती है कि पेशेंट जो है अपना प्रिंसिपल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, while medical staff can focus on providing palliative care rather than lethal dose of medication। पर द कोर्ट VRFF जो है वो पोटेंशियली लेस लाइकली है, मतलब इसका अब्यूज कम होगा कंपेरेटिवली अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। एंड इसको रिवर्सिबल भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि किसी भी मोमेंट पेशेंट जो है वो वापस से खाना पीना शुरू कर दे अगर उसको रियलाइज हो बाद में। तो टर्मिनल सेडेशन जो है, यानी कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को वॉलंटरी स्टॉपिंग, ये टर्मिनल सेडेशन जो है बेसिकली इज क्लोजली रिलेटेड टू वीआरएफएफ। वीआरएफएफ के बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम पेन और हाई डोजेज ऑफ मेडिकेशन से भी उनको वो पेन से रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये एक लीगल या मेडिकल प्रोफेशनल कंटिन्यूसली उसको सेडेट करता है। कैसे सेडेट करता है? पेशेंट को एक अनकॉन्शियस स्टेट में लेके जाता है, और ये टिपिकली फॉलो होता है कि उसको विड्रॉल किया जाता है, मतलब उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और आर्टिफिशियल हाइड्रेशन या पानी या फूड जो आर्टिफिशियल दिया जाता था उससे उसको विड्रॉ करा जाता है जब तक वो पेशेंट मर नहीं जाता। लीगल पर्सपेक्टिव से टर्मिनल सेडेशन जो है वो एक्नॉलेज करता है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो अंडरलाइंग डिसीज है, ना कि इंटरवेंशन ऑफ डॉक्टर। वो डिजीज की वजह से डेथ हुई है, डॉक्टर की वजह से नहीं। कुछ क्रिटिक्स जो है वो क्लेम करते हैं कि वीआरएफएफ जो एक टर्मिनल सेडेशन है और ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है पीएडी या एक्टिव यूथनेशिया से भी, क्योंकि वीआरएफएफ के जो अपोनेंट्स है वो क्या असर्ट करते हैं कि फिजिशियंस जो है वो अभी भी कोलैबोरेट कर सकते हैं विद पेशेंट्स इन एन एक्ट
पेशेंट्स के साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुसाइड। बहुत सारे हैं जो डेथ विद डिग्निटी को एडवोकेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि वीआरएफएफ जो है वो इफेक्टिव भी हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है। बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि क्या चैलेंजेस है, एम्बिवेलेंस है डाइंग थ्रू डिहाइड्रेशन फॉर पेशेंट्स एंड फैमिलीज। एक इन्फ्लुएंशियल पब्लिक पीस में कैलिफोर्निया फिजिशियन क्रिस्टोफर स्टूकी ने, कैलिफोर्निया के एक फिजिशियन क्रिस्टोफर स्टूकी ने ये डिस्क्राइब किया था कि उसके खुद के फादर की डेथ वीआरएफएफ से हुई 7 डेज के बाद, और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था कि आर मूवमेंट और एक्सेलरेटेड ब्रीदिंग जो थी वो seemed to indicate prolonged distress until his father lost consciousness on the 6th day. और जो मोमेंट हमने डिसाइड करा कि हम फ्लूइड्स नहीं देंगे, माई फादर वॉज ऑन अ श्योर पाथ टू डेथ, व्हाई डिड वी हैव टू वेट 6 days टू रीच दिस पॉइंट, वो पहले ही कर देते हैं। Critics of terminal sedation claim that there are insufficient data on the suffering that patients undergo in an unconscious state. कि unconscious state में उनको इतनी कितनी सफरिंग होती है उसके बारे में प्रॉपर हमारे पास डेटा नहीं है, एंड अदर्स ऑल्सो असर्ट की जो टर्मिनल सेडेशन है वो ज़्यादा रिस्क पोज करता है अब्यूज़ के, और पीएडी एक्टिव यूथनेशिया से ज़्यादा रिस्की है, एंड क्योंकि इसमें कोई एक्सटेंसिव कंसेंट प्रोसेस नहीं है, और ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ पेशेंट हु विल लाइकली बी इनकेपेसिटेटेड फॉर सेवरल डेज प्रायर टू डेथ। कि डेथ के पहले ही बहुत दिनों तक एक ऐसी स्टेट में रहेंगे जहाँ वो इनकेपेसिटेटेड रहेंगे, अपनी प्रॉपर एबिलिटी में नहीं रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन एंड अटॉर्नी डेविड ऑरेंज फ्लिचर, the approval of terminal sedation reflects the court's deference to symbolic considerations that privilege the appearance of allowing to die over a treatment that is essentially active euthanasia. तो जो informed consent process है PAD का, मतलब ये जो ऑन फ्लिचर आर्ग्यू करते हैं कि जो PAD का प्रोसेस है, कंसेंट प्रोसेस है, ये बेटर एग्जाम्प्लीफाई करती है फिजिशियन की ड्यूटी, जिससे वो पेन को रिलीव कर सके। इन दैट इट इज प्रेफरेबल फॉर पेशेंट्स फॉर होम डेथ इज इमिनेंट एंड हु डू नॉट विश टू लिंगर इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। तो उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत लंबे समय तक एक अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं रहना चाहते, पेन से रिलीफ रखना चाहते हैं, उनके लिए ये ऐसी पेन जो कि शायद आउटसाइडर्स को नहीं दिख रही हो। हाउ माइट द जैन कम्युनिटी वे इन ऑन दीज एंड ऑफ लाइफ डिबेट्स। तो प्रैक्टिस ऑफ संलेखना जो है सरफेस में वीआरएफएफ के बहुत क्लोज है, मतलब जैसे वीआरएफएफ में रिफ्यूजल है फूड एंड फ्लूइड्स का, जो कि बहुत कंट्रीज में लीगल है, वो संलेखना काफ़ी सिमिलर है। इंडीड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा लॉ पास किया मार्च 2018 में, जिसमें पेशेंट को परमिट किया कि वो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सके। और ऐसे अनाउंसमेंट पे एक बहुत वेल नोन दिगंबर मॉन्क थे तरुण सागर, जिन्होंने पब्लिकली कोर्ट के डिसीजन को प्रेस किया, और नेशन के कैथोलिक बिशप ने इसको डिनाउंस किया। जबकि तरुण सागर जो थे, उनका रिस्पॉन्स जो था वो नेशनल मीडिया आउटलेट्स पे दिखाया गया और स्टेट किया कि आज टुडे जो सुप्रीम कोर्ट है, आज उन्होंने एक ऐसा हिस्टोरिकल रूलिंग दी है जो जैनिज्म में बहुत लंबे समय से लॉ रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए थैंक करते हैं। जैन मेडिकल प्रोफेशनल जो है हाउएवर, उनके बहुत डाइवर्स ओपिनियंस हैं मोड ऑफ डाइंग को लेकर। तो अगेन दिस इज अ सर्वे विच यू कैन लुक थ्रू, एंड इंटरेस्टिंगली हाफ ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स 53% अग्रीड कि संलेखना जो है एक बेटर ऑल्टरनेटिव है पीएटी के जेंट्स के लिए। और फैक्ट कि जेंट्स जो है वो संलेखना को आउटसाइड द जैन कम्युनिटी भी देखते हैं कि वो एक वैल्यू बेस्ड चीज़ है, कि वॉलंटरी फास्टिंग अनटू डेथ जो है उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है इवन बाय दोस्त जो कि जेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे यूएस बायोएथिसिस्ट डीना डेविस जो उन्होंने असर्ट किया है 25 ईयर्स अगो, उन्होंने यही पॉइंट असर्ट किया कि संलेखना जो है वो वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पेशेंट्स को भी हेल्प कर सकता है टू ब्रेक आवर ऑटोमेटिक एसोसिएशन ऑफ स्टार्वेशन विद मॉरल इविल एंड ऑफर एन इमेज ऑफ फूड रिफ्यूजल दैट इज एसोसिएटेड विद वॉलंटरीनेस, कि आप वॉलंटरीली फूड को रिफ्यूज कर रहे हो, फूड को नहीं ले रहे हो, इनटेक नहीं कर रहे हो, and offer an image of food refusal that is associated with voluntariness with the fulfillment of a lifespan with the last chapter of a completed narrative. Likewise, Chappell assert करता है कि जो paradigm है legal rights का related to death might be enriched by encountering Jain rights that reflect a unique understanding of the self in relation to the body, कि ये काफ़ी पॉजिटिवली हमें बताता है कि सेल्फ का उसकी बॉडी से क्या रिलेशन है, टू अदर बीइंग्स एंड टू एन एक्जिस्टेंस दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन लाइफ टाइम, कि एक लाइफ टाइम के बियॉन्ड जाके इसका कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, रीबर्थ में मिलेंगे। फाइनल सेक्शन में हम देखते हैं कि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर डाइंग एंड डेथ। कुछ जैन को यूनिक है, कुछ जो है वो प्राइमरी संलेखना से डिराइव हुए हैं, कुछ जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं जैन एंगेजमेंट विद कंटेम्प्रेरी बायोएथिकल डिबेट्स रिलेटिंग टू द एंड ऑफ लाइफ। दिस इज अनदर सर्वे दैट यू कैन गो थ्रू। Which of the following statements are more true for you? PAD के लिए ज़्यादा ट्रू है, तो आप देख सकते हैं क्या रिस्पॉन्सेज थे और उनकी क्या आंसर्स मिले। जैन प्रिंसिपल्स ऑन एप्लीकेशन फॉर डाइंग एंड डेथ। जैन जो है वो डेथ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, रीबर्थ के साथ, एज अ ट्रांजिशन पॉइंट किसी एक की ओवरऑल कार्मिक जर्नी में, जो कि बहुत लंबे बहुत सारी लाइफ स्पैन तक हो सकती है।
बहुत सारी लाइफ टाइम तक हो सकती है। तो इनएविबिलिटी ऑफ ओल्ड एज की डेथ तो आना ही है, ओल्ड एज आना ही है। ये एक मोटिवेशन देता है कि हमारी राइट वर्ल्ड व्यू हो, नॉलेज हो, कंडक्ट हो, और हम हमारी कार्मिक अटैचमेंट को शेड कर सके, बेटर रिबर्थ के लिए कर सके, एक ले पीपल मेडिकेंट्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी ओपन है। ज़्यादातर जो जैन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे सर्वे में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि करंटली प्रिवेलिंग मेडिकल डेफिनेशंस ऑफ डेथ, नेमली हार्ट लैंग क्राइटेरिया के साथ, होल ब्रेन डेथ क्राइटेरिया के साथ, लेकिन उनका ओवरऑल सपोर्ट जो था वो ऑर्गन डोनेशन के लिए वो एक्ट ऑफ मेरिट के ऊपर बेस्ड था कि इट इज़ अ गुड एक्ट, अच्छा एक्ट है ये। और उनका जो सपोर्ट था एडवांस डायरेक्टिव्स को लेकर, जिससे उनको मेडिकल केयर मिले, और उनकी एम्बिवेलेंस ये एक्सेप्ट करने में कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है वो डाइंग वाइज लीग के अंडर ही आता है। वाइज और वॉलंटरी डेथ जो है संलेखना का, ये वाइडली देखा गया है एज द आइडियल मीन्स, जैसे कि जैन जो है वो अच्छे से कैन डाई वेल। जो संलेखना की प्रैक्टिस है ये ज़्यादातर लूम्स लार्ज इन द जैन इमेजिनेशन, डिफेंडेड इन बोथ हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि ये एक वैल्यू लेडन मोड है डाइंग के लिए, दैट इज टू काउंटर टू द वायलेंट इम्पल्सेस ऑफ सुसाइड। एंड मतलब कि सुसाइड जो होता है वो बहुत वायलेंट एक्शन होता है, एकदम से इम्पल्स आता है, लेकिन संलेखना दूसरी तरफ एक वायलेंट नहीं है, इम्पल्स नहीं है, प्रॉपरली थॉट प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। उसी समय जो मर्सी किलिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है टेक्सचुअल ट्रेडिशन में। और अबाउट 1/3 ऑफ जैन मेडिकल प्रोफेशनल जो है हमारे सर्वे में, वो एक्टिव यूथेनेशिया को व्यू करते हैं एज वेल एज फिजिशियन एड इन डाइंग एज मॉरली और मेडिकली एक्सेप्टेबल, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए अ डिपार्चर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स बिलीफ। ड्रॉइंग अपॉन द इनसाइट्स ऑफ संलेखना वी आइडेंटिफाई 5 एडिशनल जैन प्रिंसिपल्स ऑफ डेथ एंड डाइंग। तो संलेखना से ही हम 5 प्रिंसिपल्स देखते हैं डेथ एंड डाइंग में। पहला है ऑटोनॉमी इज क्रिटिकल, ठीक है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन होना चाहिए, लेकिन ये इनसफिशिएंट है एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस के लिए। संलेखना जो है वो हमेशा बॉडीली, इन्वायरमेंटल और कॉग्निटिव कंस्ट्रेंट्स में होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन होती है जो आइडियली एक कम्युनिटी में होती है, जो एक पर्सन की विश को सपोर्ट करे, समझे, उसकी वैल्यू करे। ये प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग जो है ये बेसिकली ऑटोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका है, जिससे किसी एक पर्सन का एक्सपीरियंस बढ़ता है और एक पर्सन जो है वो अपने आप को और ज़्यादा समझता है दूसरों के रिलेशनशिप की हेल्प से। दूसरा प्रिंसिपल है कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है वो मीनिंगफुल एस्पेक्ट है एंड ऑफ लाइफ केयर का। डाइंग जो है वो नॉट एन ऑल और नथिंग प्रोसेस। जो संलेखना का वाह, इसमें बहुत सारी स्टेप्स है, ऐसा नहीं कि बस एकदम इंस्टेंट डेथ हो गई, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड फास्टिंग होती है, उसके पहले एक वाव लेना पड़ता है, और जो which one can weigh the cost and benefits of a specific treatment. थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है मेंटेनिंग अवेयरनेस एंड एजेंसी, कि अवेयरनेस मेंटेन रखना है, एजेंसी मेंटेन रखना है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइंग प्रोसेस का। तो वाव ऑफ फास्टिंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है टू कॉन्शियसली अप्रोच डेथ, कि आप अपने पूरे कॉन्शियसनेस में डेथ को अप्रोच कर रहे हो, एंड अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ वंस लाइफ टू एक्सपीरियंस ऑफ टाइम, कि कैसे आप डाइंग के एक्सपीरियंस को भी वैल्यू अटैच कर देते हो। तो पोल्स फॉर्म्स को अगर हम बात करें, 5 विशेस की बात करें, ये सारे संलेखना के साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिस्कशन देता है पेशेंट और लव्ड वंस के बीच में, केयर गिवर्स के बीच में, एक बहुत होलिस्टिक फ्रेमवर्क देता है, जिससे कि मेडिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वो देख सके लाइफ का, डेथ का, स्पेशली एज वन एडवांसेस इन एज और इलनेस। तो जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट है पीएडी का बाय जैन मेडिकल प्रोफेशनल्स इन आवर सर्वे सजेस्ट कि जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है इन्फॉर्म डिसीजन के लिए, ये संलेखना के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकते हैं इन सो फार एज दे अलाउ पेशेंट टू मेंटेन अवेयरनेस अप टू द मोमेंट ऑफ डेथ, कि जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती उस मोमेंट तक अगर वो पेशेंट अवेयर है, तो पीएडी जो है वो बहुत कुछ संलेखना से, पीएडी के कुछ चीज़ें जो है वो संलेखना के साथ रेजोनेट कर सकती है। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर टर्मिनल सेडेशन वुड बी थियोरेटिकली वेलकम्ड बाय जैन्स सिंस इट फोर्सेज वन इनटू एन अनकॉन्शियस डेथ। टर्मिनल सेडेशन जो है वो कितना जैन्स अप्रूव करेंगे, दिस इज नॉट वेरी क्लियर। चौथा प्रिंसिपल है कि मटीरियल रिसोर्सेज के यूज़ को लिमिट करना अपनी लाइफ के एंड में, उसके पर्सनल और सोशल बेनिफिट्स होते हैं। प्रैक्टिस ऑफ संलेखना जो है वो रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग बताती है हमें कि इतने डायनामिक चेंजिंग यूनिवर्स, फास्ट यूनिवर्स में जो हमारी लाइफ को ज़रूरत होती है, जैसे कि फूड एंड वाटर को फॉरगो करने से, ये एक्ट ऑफ कंपैशन है फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, कि जैसे हम कैसे अदर लाइफ फॉर्म्स को इससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हेल्थ केयर डिबेट करता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बीच में, कि किसको एलोकेट करना चाहिए रिसोर्सेज, कि कौन अपने एंड ऑफ लाइफ के पास है और किसकी ज़्यादा लंबी लाइफ है। ऑफ देम गिव वे टू अ रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर फॉर सेल्फ एंड अदर्स, की इससे हमें एक और प्रिंसिपल है कि हम खुद की भी केयर करें, दूसरों की भी केयर करें। फिफ्थ और फाइनल जो है प्रिंसिपल वो ये है कि एक मीनिंगफुल गोल टू अप्रोच डेथ विदाउट फियर, बिना किसी डर के ओपन आर्म से डेथ को एक्सेप्ट करना, डेथ को मीट करना एक काम स्टेट ऑफ माइंड में, जिससे संलेखना में होता है। तो ये स्टेट को कल्टिवेट करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, कॉमन एक्सपीरियंस को फॉलो करना ज़रूरी है, अटैचमेंट से हमें सारी दूरी होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए, आइडेंटिटी, बॉडी, डेली लाइफ, डेथ से रिलेटेड, और एंग्जाइटी के स्टेट में नहीं, हम एक बैलेंस्ड काम माइंड स्टेट में है।
इनको आर्टिकुलेट करना और बाकी प्रिंसिपल्स में भी जस्ट एज इंपॉर्टेंट विद इन द जैन कम्युनिटी एज आउटसाइड इट। वाइल ब्राउन क्लेम करते हैं कि संलेखना जो है वो यूनाइटेड स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है, बहुत कम केसेस हैं जो कि डॉक्यूमेंट करे गए यूनाइटेड स्टेट्स में। विजय पांडे 1977 में 43-year-old जैन विजय भाड़े a 43-year-old जैन मदर एंड वाइफ फ्रॉम वेस्ट वर्जीनिया 1997 में उन्होंने एक फाइनल फास्ट आफ्टर 6 months ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर सार्कोमा। तो उनको सार्कोमा डिजीज थी, वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई, 6 months तक रही, तो विजय भाड़े फिर उन्होंने ये फास्ट एंड टू डेथ लिया। भगवती वो यूएस में थी। भगवती गाड़ा जो एक रिटायर्ड फिजिशियन थी टेक्सास में, उन्होंने अंडर डिक्लाइन करा था और मतलब बेसिकली जो आगे का ट्रीटमेंट था उसको डिक्लाइन करा था। गाइडलाइंस फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंटरैक्टिंग विद पेशेंट्स ऑफ द जैन रिलीजियस एंड देयर फैमिली created by the Jain Society of Metropolitan Chicago in conjunction with the Council for the World Parliament of Religions mention कि जो प्रैक्टिस है संलेखना की, इस गाइड में उसको संथारो बोला गया था। ये एक पर्सनल चॉइस है जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर के गाइडेंस में की जाती है, जो कि हॉस्पिटल से दूर रहकर की जाती है। ये व्यू सजेस्ट करता है कि संलेखना एक प्राइवेट प्रैक्टिस है और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में इसका बहुत कम बेयरिंग है। येट अगर हम रीसेंट लिटिगेशन देखें राजस्थान में संलेखना को लेकर, ग्लोबल जैन कम्युनिटी को देखें जो कि एक डीपर एंगेजमेंट करता है मॉडर्न मेडिसिन के साथ, कि ये संलेखना की जो है ये मॉडर्न मेडिसिन के साथ भी काफी वो करता है। जैन्स मोबिलाइज करते हैं अराउंड द वर्ल्ड टू प्रोटेस्ट एंड ओवरटर्न द हाई कोर्ट्स 2015 बैन एंड कंटिन्यू टू लॉबी टू सेफगार्ड द प्रैक्टिस। वीडियोज एंड आर्टिकल्स बाय जैन ले पीपल एंड मेंडिकेंस हैव प्रोलिफरेटेड ऑन द इंटरनेट ऑफरिंग डिटेल सपोर्ट फॉर द एंड ऑफ लाइफ फास्ट। बहुत सारे वीडियोज या आर्टिकल्स हैं जो हमें बताते हैं इसके बारे में, हमें एजुकेट करते हैं और जिनको फीचर करा है डॉक्यूमेंट्रीज में, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक में भी एज यूनिक डेथ रिचुअल्स। ये हालांकि बचता है देखना कि जैन्स जो है ये ट्रेडिशनल इंसाइट्स को वाइज वॉलंटरी डेथ में कैसे मॉडर्न बायोमेडिकल डिबेट के उसमें स्फीयर में लेकर आते हैं या मेंटेन करते हैं कि एक रिलीजियस रिचुअल है या फिर उसको बायोमेडिकल स्फीयर में लेकर आते हैं। लीगल ऑप्शंस फॉर डेथ यूनाइटेड स्टेट्स में संलेखना जो है वो सबसे ज्यादा पैरेलल है VRFF के, वॉलंटरी रिफ्यूजल ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स। तो अगर देखा जाए एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हैं जिन्हें लगा कि संलेखना जो है वो एक मीनिंगफुल ऑल्टरनेटिव दे सकता है, PAD के ऑल्टरनेटिव हो सकता है और जैन्स के लिए भी, नॉन जैन्स के लिए भी। जैन्स के लिए एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टू पब्लिक डिस्कोर्स ऑन एंड ऑफ लाइफ केयर। एक सिमिलर ओवरलैप है विद इनिशिएटिव्स सच एज पॉज्ड और 5 विशेस जो आर्टिकुलेट करता है, सपोर्ट करता है होलिस्टिक डाइंग इनिशिएटिव्स को और ये समझता है कि मेडिकल डिसीजन जो है फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फियर, होप एंड एस्पिरेशन में कैसे मतलब मेडिकल डिसीजंस लिया जाए। यूनिकली जैन्स जो है वो भी इस कॉन्वर्जेशंस को वाइडर कंसिडरेशन में लेते हैं, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में इसको कंसिडर करते हैं। एंड ऑफ द मेनी 1 through 5 sensed beings in existence who are affirmed when use of medicines, food, fluids and water is dialed back।